अब ये बताइए कि एक दौर वो भी था जिस पर तमाम विपक्षी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि एक दौर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के नेता किया करते थे, आरोप लगाया करते थे, इस्तीफे मांगा करते थे, जेल भेजने की बातें किया करते थे। तो जब अपने ऊपर बात आई तो फिर स्टैंडर्ड्स बदल गए। ये आपने अच्छा सवाल किया और ये हमने देखा दोहरा चरित्र भाजपा का कि शराब घोटाला जो भाजपा ने किया है, 55 करोड़ की रिश्वत ली है, उस पे ईडी सीबीआई कोई काम नहीं करेगी, उनके नेताओं की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जो मनी ट्रेल साफ तौर पे मिल गया कि एक शराब कारोबारी से, एक शराब के घोटालेबाज से 55 करोड़ की बीजेपी ने रिश्वत ली, उनके नेताओं पे कार्रवाई नहीं होगी। आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, इसलिए उन पे झूठे मुकदमे होंगे, उनको जेल में डाला जाएगा और इसलिए उनसे इस्तीफे ले लो, उनकी पार्टी को खत्म कर दो। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र सामने आया है। उतनी ईमानदारी से मांगिए ना भाई, बीजेपी का कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रवक्ता मांगे जेपी नड्डा जी का इस्तीफा कि भाई 55 करोड़ कैसे आ गया घोटालेबाज से। एलजी साहब ने अभी तक कोई जांच के लिए लिखा पत्र कि भाई ये शराब घोटाले में एक घोटालेबाज ने भाजपा को 55 करोड़ चंदा दिया है? कोई चिट्ठी गई उनकी? तो आप एक पार्टी को इसलिए दबाए जा रहे हैं साहब कि वो काम कर रही है, स्कूल बना रही है, अस्पताल बना रही है, लोगों के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। अगर काम करने की आप हमें सजा देना चाहते हैं तो हम आपसे लड़ेंगे ना, हम मैदान छोड़ के भाग जाएं। जो इनके साथ झुक जाता है वो पवित्र हो जाता है। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप आप अजीत पवार पे लगाएंगे और उसके बाद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। छगन भुजबल ईमानदार हो जाएगा, हसन मुशर्रफ ईमानदार हो जाएगा, शुभेंदु रेड्डी ईमानदार हो जाएगा, शुभेंदु अधिकारी ईमानदार हो जाएगा, जनार्दन रेड्डी ईमानदार हो जाएगा। ये क्या है? हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले का आप ही आरोप लगाएंगे, आप ही के साथ वो शामिल हो गया तो ईमानदार हो जाएगा। ये आपका दोहरा चरित्र देखने सोनिया गांधी, तो इसलिए मोदी लोग जब जी का नारा है, रामलीला मैदान आए इंडिया अलायंस के तौर पर, तब वो ईमानदार हो गए। मोदी जी का नारा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा। उसी अभियान में भाजपा ही लगे हुए हैं। तो इसलिए भाजपा के ऊपर, भाजपा की आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हैं तो मैं उनसे आम आदमी पार्टी के लिए ही बात कर लेती हूं। भाजपा के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बंगारू जनता पार्टी है और आपके भ्रष्टाचार पे ये बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आपके बयानों को लेना चाहिए गंभीरता से। सवाल का जवाब नहीं पूछ रही हूँ, मतलब आम आदमी पार्टी के लोग तय करेंगे। कई लोगों की बात कर रही हूँ मैं आपको। एक नई बहस छिड़ गई जब रामलीला मैदान में एक शक्ति प्रदर्शन इंडिया अलायंस का हुआ अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर। केसी रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई थी, जिनको भ्रष्ट कहा था, आज उन्हीं के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं। क्योंकि तो क्या वो पवित्र हो गए? क्योंकि आज देश में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट पैदा हो गया है। देश का न तो संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न विपक्ष की सरकारें बचेंगी। आपकी 10 साल से सरकार है ना, आप जो करना चाह रहे हैं करिए, आप कर ही रहे हैं, आप करिए। तो यानी अभी जब मंच पर वो तमाम लोग बैठे थे वो भ्रष्ट थे या नहीं थे? अब या संविधान अभी मौजूदा हालात की मजबूरी थे? देखिए, ऐसा है कि ये तय करना, फिर से मैं कहूंगा, जो केंद्र की सरकार है वो जैसे काम कर रही है, मैं तो कह रहा हूं आप करिए ना, खूब जांच करिए, ठीक है, खूब गहराई से जांच करिए, लेकिन अदालतों के सामने पुख्ता सबूत पेश कीजिए। ऐसे झूठे बयान केजरीवाल जी के खिलाफ जैसे आपने तैयार किए, चलिए, और छिपाए बयान आपने। पूछ रहे थे कि भाई ठीक है, यही वो लोग थे जिनके लिए आज से 13 साल पहले आप लोगों ने कुछ तरह के शब्दों का, बयानात का इस्तेमाल किया था। तो इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे जनता का पूछना वाजिब समझा। जो जवाब आपने दिया वो जनता तय करे। अब ये बताइए मुझे कि थोड़ा 6 महीने पहले जाते हैं, जिस दिन ईडी आपके घर आई सुबह सुबह, उस दिन आपको आभास था कि कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि लगातार आप ललकार रहे थे कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। मैं ललकार रहा था, इसीलिए वो आए। उसकी कारण है, मैं अपने केस के बारे में नहीं बोल सकता। उस दिन घर पे क्या हुआ था? मैं एक आम आदमी के तौर पे मैं समझना चाहती हूँ उस दिन घर पे हुआ क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्योंकि कोर्ट ने मुझे प्रतिबंधित किया है, इसलिए मैं अपने केस के बारे में, जो मेरे साथ जाती भी हुई है, वो भी नहीं बोल सकता। मेरी सीमा जाती हुई थी, मैं कह रहा हूँ केस के बारे में नहीं बोलना, लेकिन जो जाती हुई थी, मैं कह रहा हूँ जो जाती हुई थी उसमें भी नहीं बोल सकता। जाती हुई थी, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने आदेश दिया है। मैं उस पर, आप बाकी मनीष सिसोदिया पे पूछिए, केजरीवाल जी पे पूछिए, इस केस के बाकी पहलुओं पे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। संजय जी, मेरे साथ
ईडी ने क्या किया, कैसे मुकदमे तैयार किए, उस पर बोलने से मुझे कोर्ट ने रोका नहीं, मैं उस पर पूछना भी नहीं चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना मैं जो एक आप लोकप्रिय नेता हैं, जनता के प्रिय हैं, आम आदमी पार्टी के इतने वॉलंटियर्स के लिए आप एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं, तो वो लोग समझना चाह रहे थे कि भाई जब एक नेता के घर पुलिस पहुंचती है, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस वक्त उसकी मनस्थिति क्या होती है, क्या चल रहा था मन में, क्योंकि कुछ आइडिया था इतने लंबे वक्त के लिए जाऊंगा, क्या होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उस पे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट ने मुझे मनस्थिति पूछ रही हूं, उन्होंने क्या किया ये नहीं। मनस्थिति आपको मैं बताऊं कि 6 महीने में जेल में रहा, इतनी किताबें पढ़ने का मौका मिला, फोन से दूर रहने का मौका मिला, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा बहुत गहराई से, गांधी जी को पढ़ा, पहली गिरफ्तारी उनकी साउथ अफ्रीका में हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा। शहीद आजम भगत सिंह जी ने जब उनको फांसी की सजा हो गई तो उनके भाई एक दिन बड़े उदास थे, तो उन्होंने जाके जेल से चिट्ठी लिखी उनको और लिखा कि आज तुमको देख के मुझे लगा कि तुम बहुत निराश हो। उनको फांसी की सजा हो चुकी थी और अंत में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी उन्होंने, जफा का मतलब होता है अत्याचार, और उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, और हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। तो आज इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इसमें जितना मुश्किल झेलना पड़ेगा झेलेंगे, और झेलना चाहिए। हमें डॉक्टर ने थोड़ी बताया था कि कुर्ता पजामा पहनना है, राजनीति करना है। हमने अपने मर्जी से रास्ता तय किया है, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं, हमारे परिवारों को जो बहादुरी से खड़े हैं इस लड़ाई में। सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी, पहली बार मैंने जब उस दिन जेल से आया मुलाकात की, उनकी आंखों में आंसू देखा। इस आंसू का हिसाब याद रखिएगा दिल्ली की जनता लेगी, देश की जनता लेगी। आप ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं एक आदमी को, जिस आदमी ने 15 दिन का अनशन रखा, IRS की नौकरी को लात मारा, 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। उस आदमी पर झूठे मुकदमे लगा के आप अपराधियों की वैन में बिठा के यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। ये देश देख नहीं रहा है। उनकी पत्नी को, उनके परिवार को किस तरीके से आप अपमानित कर रहे हैं, ये देश नहीं देख रहा है। तो ये मनीष सिसोदिया जी की बीमार पत्नी से पति मिल नहीं पा रहा है अपने, और आज से नहीं 20 साल से उनको भाभी जी को बीमारी है। तो ये कष्ट, ये तकलीफ जो हमारे परिवार भी उठा रहे हैं, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सबने सिखाया, हम लोगों ने भी यही कहा है। मैं 15 मिनट की बात होती थी जेल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उस दौरान मैं हंसाता था अपने परिवार को।